जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेक्चर 7 आज चैप्टर नंबर 2 है डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। यह जो है यूपी पीसीएल और यूपी आर्बनल का टारगेट बना के चल रहे हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। डीसी सर्किट की बात करें तो इसमें आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट एनालिसिस। तो इसमें ओम्स लॉ हम देखेंगे। तो ओम्स लॉ का जो है नियम इसमें कुछ इस तरह से है कि ओम्स लॉ सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट के बीच जो है ओम का नियम कैसा व्यवहार करता है, और जो है ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप और करंट के बीच कैसा व्यवहार करता है देखेंगे। तो ओम्स लॉ सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट के बीच देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। I समानुपाती V के होता है, क्योंकि जब हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज के कारण ही धारा उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो है ये धारा जो है हमारे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो है इसमें सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट के बीच जब ओम का नियम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से व्यवहार करता है। I समानुपाती V। तो इसमें I बराबर हमारा हो जाता है, इसका मतलब इसमें कुछ छुपा हुआ है। तो 1/R इंटू V। तो इस प्रकार हमारा हो गया I बराबर V/R एम्पियर। इसमें V बराबर हमारा हो जाएगा, इसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा IR। ये हो गया वोल्ट। और जब हम R बराबर पक्षांतर करेंगे हो जाएगा V/I। कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट के बीच क्या व्यवहार करता है। तो जब इसमें धारा जाती है तो इसी के कारण जो है इसमें वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? I धारा के कारण। तो कुछ इस तरह से इसमें लिखेंगे V समानुपाते I। जब इसमें धारा जाती है तो वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न हो जाता है। तो ओम का नियम इसमें कुछ इस प्रकार से व्यवहार करता है। तो V बराबर जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा R, ये हमारा हो जाएगा I। R हमारा कांस्टेंट है, तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं IR। ये हमारा हो गया वोल्ट। जब I बराबर हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V/R एम्पियर। और R बराबर जब करेंगे तो इसमें हो जाएगा V/I। कुछ इस तरह से दोनों में जो फार्मूला निकलेगा सेम निकलेगा, लेकिन नियम जब पूछेगा कि वोल्टेज ड्रॉप एंड सप्लाई करंट के बीच ओम का नियम किस प्रकार व्यवहार करेगा तो कुछ इस तरह से आपका विकल्प में दिया रहेगा। I समानुपाते V समानुपाते I, V समानुपाते R, 1/R ऐसे करके दिया रहेगा, लेकिन आपका राइट आंसर ये होगा। और इसमें जब वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट के बीच पूछेगा तो V समानुपाते I, कुछ इस तरह से आपका आंसर सही होगा। इस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करंट डिवीजन रूल के बारे में, यानी कि धारा विभाजन नियम। धारा विभाजन नियम, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है? धारा का विभाजन तभी होगा इसमें जब जो है दो रजिस्टेंस समांतर में जुड़े होंगे, क्योंकि समांतर में ही धारा भिन्न भिन्न होती है। जहाँ भिन्न भिन्न धारा होगी वहीं धारा का विभाजन होगा। तो इसमें जो है दो रजिस्टेंस हमारा समांतर में जोड़ दिया जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया A, इसमें धारा हो गया I और इसमें धारा हो गया I1 और इसमें धारा हो गया I2। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2। तो I1 में धारा हम देखेंगे, I1 में धारा जब देखेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा हमारा कुल धारा I गुणे
जिसमें हम धारा ज्ञात करेंगे उसको नहीं लेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे गुणे में R2 बटे दोनों रेजिस्टेंसों का योगफल R1 प्लस R2। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। और हम I2 में धारा देखेंगे, I2 में धारा, तो I2 बराबर हमारा हो जाएगा कुल धारा गुणे जिसका हम ज्ञात करते हैं उसका रेजिस्टेंस से गुणा नहीं करवाते हैं, दूसरे से करवाएंगे, तो R1 हो जाएगा बटे दोनों का योगफल R1 प्लस R2। इस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसमें हम कुछ लिख लेते हैं धारा विभाजन रूल में। धारा विभाजन रूल लिख लेंगे। धारा विभाजन नियम तभी लागू होगा जब दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े होंगे। जब धारा विभाजन नियम में समांतर में दो प्रतिरोध लगे होंगे तभी यह नियम फॉलो होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वोल्टेज विभाजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल। तो दोस्तों इसमें आपका कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। यूपीपीसीएल का टारगेट बना के चलिए और नेक्स्ट फॉर्म अप्लाई चल रहा है आपका यूपी आर्बिनल, इसको आप एकदम से टारगेट बना के चलिए कि आपका एक सीट पक्का हो जाए इसमें। और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं की जाएगी टॉपिक में, कहीं भी कोई भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसमें वोल्टेज विभाजन रूल में होता है कि कम से कम दो प्रतिरोध इसमें श्रेणी में जुड़ा हो, क्योंकि श्रेणी में ही वोल्टेज जो है भिन्न भिन्न होता है, इसलिए वोल्टेज का विभाजन उसी में होगा जहां वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा। कुछ इस तरह से श्रेणी में जोड़े जाएंगे, समांतर में जो है वोल्टेज समान होता है और जो है धारा भिन्न भिन्न होती है। ये हो गया हमारा ए व बी के बीच हमें जो है धारा विभाजन ज्ञात करना है। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा V2 हो गया। तो वोल्टेज का विभाजन करना है। इसमें हमारा V वोल्टेज दिया गया है और ये हमारा V1 ले रहा है, इसमें V2 ले रहा है, तो कौन कितना वोल्टेज ले रहा है हमें ये ज्ञात करना है। तो V1 में वोल्टेज हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा आपका कुल वोल्टेज गुणे जिसमें वोल्टेज ज्ञात करेंगे उसी का प्रतिरोध का गुणा कराएंगे, अपान में दोनों रेजिस्टेंसों का योग हम कर देंगे R1 प्लस R2। इस तरह से वोल्टेज ज्ञात करते हैं कि किस में कितना वोल्टेज मिल रहा है। बात करते हैं V2 में वोल्टेज, V2 में कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो V2 में कितना वोल्टेज मिल रहा है ज्ञात करेंगे। V2 बराबर हमारा हो जाएगा कुल वोल्टेज गुणे जिसका वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं उसका प्रतिरोध करेंगे, गुणा अपान में जो है दोनों प्रतिरोधों का योगफल हम कर देंगे। कुछ इस तरह से हम जो है वोल्टेज का विभाजन करते हैं। वोल्टेज विभाजन तभी संभव है जब दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों, क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज जो होता है भिन्न भिन्न होता है। वोल्टेज विभाजन के बारे में हम कुछ लिख लेंगे, थोड़ा कुछ लिख लेंगे कि वोल्टेज विभाजन तभी संभव है जब दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों। में जुड़े हों, क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। धारा व वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या होता है, लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है, इसकी बात करने वाले हैं। धारा व वोल्टेज
के बीच रिलेशन क्या है? धारा व वोल्टेज के बीच जो होता है लीनियर रिलेशन होता है, यानी कि रेखीय, कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा आई हो गया, ये हमारा भी हो गया, कुछ इस तरह से होता है। कि इसमें जितना धारा देंगे उतना वोल्टेज मिलेगा, कुछ इस तरह से लीनियर रिलेशन। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे कि धारा व वोल्टेज के बीच लीनियर रिलेशन होता है, रिलेशन होता है। इस तरह से इनका नियम है। और लीनियर रिलेशन कब होगा, कुछ इस तरह से देख लेते हैं इस फिगर से। मान लीजिए ये हमारा है इनपुट, ये हमारा है आउटपुट। इस तरह से यानी कि ये हमारा हो जाएगा T1 T2 T3, T1 T2 T3। जैसे इनपुट इतना दिए तो आउटपुट इतना मिला, फिर इनपुट इतना दिए, इनपुट इतना दिए तो आउटपुट इतना मिला, फिर इनपुट इतना दिए तो आउटपुट इतना मिला। तो कुछ इस तरह से लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन में जो है जब हम जितना इनपुट देंगे उतना हमारा आउटपुट मिल जाएगा। इसमें लीनियर रिलेशन में होता है इनपुट बराबर आउटपुट। ये अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नोड या जंक्शन के बारे में। क्या नोड क्या है और जंक्शन क्या है? नोड, नेक्स्ट पॉइंट नोड या जंक्शन। तो नोड या जंक्शन की बात करें तो जब दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जोड़ते हैं और धारा का बंटवारा होता है तो उसे ही हम नोड या जंक्शन कहते हैं। जहाँ जिस जंक्शन से धारा का बंटवारा हो जाए, दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़े हैं और वहाँ धारा का तुरंत विभाजन हो जाए, तो उसी फंक्शन को हम नोड या जंक्शन कहते हैं। देख लेंगे। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया R3। इसमें धारा दी गई तो कुछ धारा इधर चली गई और कुछ धारा इधर चली गई। तो दो जंक्शन के बीच यानी दो पैसिव एलिमेंट के बीच, जिस मान लिया यहाँ दिया गया तो कुछ एलिमेंट इसमें चला गया, कुछ एलिमेंट इधर लगा है, इसमें धारा चला गया, तो इस तरह से धारा का विभाजन हो जाता है। इस तरह से देख लीजिए R1 R2। यह मीटर लगा है, कुछ इस तरह से आई धारा दी गई, कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई, यानी कि यही जंक्शन से जो है वोल्टेज का बंटवारा हो गया। तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसमें लिख लेते हैं हम कि जब दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जोड़ते हैं और धारा का बंटवारा होता है, उसे ही नोड या जंक्शन कहते हैं।
अब बात करें ब्रांच क्या होता है, यानी कि शाखा। इन सब का प्रयोग जो है उसमें होगा केसीएल नियम में और केवीएल नियम में प्रयोग किया जाएगा। जंक्शन क्या होता है, शाखा क्या होती है। मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा शाखा का निर्माण होता है। दो जंक्शनों को जोड़ने का एक पाथ होता है। ब्रांच जो होता है दो जंक्शनों को जोड़ने का एक पाथ होता है। यानी मान लीजिए नोड 1, ये हमारा नोड 1 हो गया, ये हमारा नोड 2 हो गया। यानी कि दो जंक्शन को मिलाने वाली रास्ता जो है वही पाथ कहलाती है, यानी ब्रांच। ये हमारा ब्रांच होता है। दो नोड को जोड़ने का पाथ होता है। अब बात करते हैं मैश क्या होता है, यानी कि मैश का मतलब लूप। लूप क्या होता है, यह जो है एक्टिव एवं पैसिव एलिमेंट को जोड़ते हुए एक क्लोज पथ बनाता है, जिसे मैश या लूप कहते हैं। एक्टिव पैसिव एलिमेंट को जोड़ते हुए जो क्लोज पाथ बनता है वही जो है मैश या लूप कहलाता है। इस तरह से ये हमारा लूप बन रहा है। ये हमारा लूप बन रहा है। इसी तरह से हमारा लूप बनता है। इसमें लिख लेंगे, यह एक्टिव एवं पैसिव एलिमेंट को जोड़ते हुए एक क्लोज पाथ बनाता है, जिसे हम लूप या मैश कहते हैं, या लूप या मैश का नाम दे देते हैं। इस तरह से जो है लूप का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं केसीएल नियम की, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, इसमें आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट योग के बराबर होता है। यानी आने वाली करंट, जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट का योग होता है। तो देख लेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए हमारा कोई जंक्शन है, इस पे कुछ इस तरह से आ रही हैं धाराएं। इस तरह से आ रही हैं, जैसे मान लीजिए हमारा धारा जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है इस तरह से, ये इस तरह से बाहर जा रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, और ये इस तरह से बाहर जा रहा है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, I1, I2, I3, I4, I5 और I6, ये नाम हम दे देते हैं। और ये हमारा जो बना है ये हमारा नोड है, यानी कि जंक्शन। तो इसमें केसीएल रूल से देखेंगे, केसीएल रूल्स से हो जाएगा आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। तो आने वाली धारा हमारी है I1, I2, I3, I5
इस तरह से जो है जंक्शन की ओर आ रही हैं। ए भी जंक्शन की ओर, ए भी, ए भी, ए भी, और I4 I5 जंक्शन से बाहर जा रही हैं। तो आने वाली धारा का योग हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5, इस तरह से बराबर जाने वाली धारा, यानी कि ये जंक्शन से दूर जा रही हैं। I4 प्लस I6 ये होता है केवीएल नियम। इस तरह से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, ये हमारा हो गया V1, ये हमारा हो गया R, और ये हमारा हो गया V2, और इसमें हमारा धारा जा रही है I। तो ये हमारे दो जंक्शन हो गए। किसी दो जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग होता है। तो एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये हमारा हो गया। तो इसमें जो हमारे धारा मिलेगी I बराबर हमारा जो मिलेगा V1 माइनस V2 हो जाएगा, क्योंकि V1 जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज लेना स्टार्ट जहाँ से करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जहाँ पहुँचेंगे उसके जैसे अगर पॉजिटिव है तो उसका माइनस साइन ले लेंगे, अगर माइनस साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ वोल्टेज को लिखेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो जो साइन होगा उसको लेंगे, और जहाँ पहुँचेंगे उसका विपरीत साइन लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन ले ली, अपन इनके बीच का प्रतिरोध R है। इस तरह से हम धारा को ज्ञात करेंगे केसीएल नियम में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है V1 है, ये हमारा कुछ इस तरह से फिगर बना है। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया माइनस V2। तो इसमें हमारा धारा जा रहा है I। तो इसमें जो हम धारा ज्ञात करेंगे I बराबर होता है V अपान R। तो V हमारा हो गया इसमें वोल्टेज होगा V1, ये माइनस साइन के साथ वोल्टेज लिखा गया है तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, अपान में दोनों का योगफल प्रतिरोधों का। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इस तरह से ज्ञात करेंगे, इस तरह से ज्ञात करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह से दिया गया है, ये हमारा 0 वोल्टेज दिया गया है, और ये हमारा एक जंक्शन है V1, और एक जंक्शन पर हमारा वोल्टेज 0 वोल्टेज दिया गया है। ये हमारा R है, और इसमें धारा इधर से आ रहा है इस तरह से। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे I बराबर हमारा हो जाएगा 0, इसके बाद यहाँ चलेंगे तो प्लस साइन, तो लिखेंगे माइनस साइन के साथ V1 अपान इनके बीच का प्रतिरोध R। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। मात्रक हो गया जाएगा ये एम्पियर। इस तरह से एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ये हमारा हो गया माइनस V1, और ये हमारा हो गया माइनस के V2, और ये हमारा हो गया R। तो इसमें धारा हम ज्ञात करेंगे R बराबर हमारा हो जाएगा, तो इसमें हम धारा इधर से दे रहे हैं I इस तरह से। तो जहाँ से हम वोल्टेज स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम धारा ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ का वोल्टेज लेंगे हम क्या, जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं तो माइनस वोल्टेज को माइनस ही लेंगे। इसके बाद जहाँ पहुँचेंगे तो उसका विपरीत साइन, माइनस साइन है तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन है तो माइनस साइन, तो माइनस साइन है इसलिए हम पॉजिटिव साइन लिए V2 अपान में इनका रेजिस्टेंस। इस तरह से जो है हम धारा को ज्ञात करेंगे एम्पियर में। चलिए किस तरह से केसीएल का न्यूमेरिकल ज्ञात किया जाता है उसको देखते हैं। केसीएल न्यूमेरिकल किस तरह से ज्ञात करते हैं। प्लस माइनस, ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया,
एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ लग गया। इसके बाद जो है यहाँ आने के बाद एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया। फिर इसके बाद एक यहाँ लगा दिया वोल्टेज सोर्स E2। ये हमारा E1 था। कुछ इस तरह से हम यहाँ मिला देंगे। फिर एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ लग गया। फिर एक E3 यहाँ हम लगा दिए वोल्टेज सोर्स। इस तरह से लगा देते हैं। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5। ठीक, इस तरह से हमें ज्ञात करना है। इसमें किस तरह से हमें ज्ञात करना है इसको हम अभी देखेंगे। तो इसमें हम जो है जंक्शन मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ हमें कुछ नहीं दिया गया। ये जंक्शन पर जंक्शन हमारा हो गया V1, मानने वाला हम ब्लैक से लिख रहे हैं V1 V2। ये हमारा दो जंक्शन बन रहा है। एक जंक्शन तीसरा बन रहा है यहाँ इस तरह से। इसमें मान लीजिए हमारा धारा जा रही है I1, इसमें धारा आ रही है I2, इसमें धारा I3, इसमें I4 और इसमें I5। इस तरह से ज्ञात करते हैं। इसमें हमारा दो नोड बन रहा है, जंक्शन 1 और जंक्शन 2। एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, दो जंक्शन। तो हम अप्लाई करेंगे KCL। अप्लाई KCL नोड 1, नोड 1। इसको नोड 1 मान लीजिए, इसको नोड 2 मान लीजिए। इस तरह से तो नोड 1 में हम देखेंगे किस तरह से धारा ज्ञात करेंगे। नोड 1 में हमारा मान लीजिए धारा इस तरह से जा रहा है। I1 गया बराबर, धारा का विभाजन हो गया यहाँ I2 I3। तो ये हमारा हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3। इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा, ज्ञात कर लेंगे I बराबर होता है V/R। तो वोल्टेज बोला गया है कि जहाँ से चलेंगे उसका वही साइन लेंगे और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ उसका विपरीत साइन लेंगे। तो यहाँ I1 बराबर हो जाएगा E1, यहाँ पहुँचे पॉजिटिव साइन लिखेंगे माइनस साइन के साथ, अपान इनका प्रतिरोध R1। इस तरह से बराबर I2 में देखेंगे तो यहाँ से चल रहे हैं, इसको लिखेंगे V1 और यहाँ पहुँच रहे हैं तो कोई वोल्टेज नहीं, जीरो। तो कुछ नहीं, प्लस जीरो कर देंगे तब भी जीरो रहेगा, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। आप लिख सकते हैं जीरो, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो वोल्टेज है। तो ये जंक्शन एक ही माना जाएगा, ये जीरो वोल्टेज है, लिख लेंगे। तो इसको करेंगे, इसके बीच का प्रतिरोध R2 लिख लेंगे। प्लस I3 में जब हम देखेंगे तो यहाँ से चल रहे हैं इसका पॉजिटिव साइन। इसके बाद यहाँ V2 दूसरे जंक्शन पे पहुँच रहे हैं, प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ V2 अपान इनके बीच का प्रतिरोध R3। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। KCL नियम अप्लाई करने का रूल यही है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब अप्लाई KCL रूल नोड 2 में। अब नोड 2 में हम करेंगे इसमें। तो नोड 2 में हमारा I3 जा रहा है। I3 बराबर, एक धारा इधर आ गया, कुछ धारा इधर आ गया, तो लिखेंगे यानी कि टोटल हो जाएगा I4 प्लस I5। जो धारा दी जा रही है कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर, यानी कि इसको प्लस करके तब I3 के बराबर करेंगे। तो यहाँ हम रखेंगे I3 में जब देखेंगे तो हो जाएगा V1। यहीं अभी I3 का मान हम करें हैं V1 माइनस V2 अपान R3 बराबर I4 का मान हम जब देखेंगे इसमें तो ये हो गया V2 और यहाँ
कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ E2 दिया गया है, वोल्टेज E2 है और प्लस साइन के साथ है। ये देखिए प्लस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ E2 करेंगे इस तरह से। E2 अपॉन R4, इनके बीच का प्रतिरोध R4 है, इस तरह से प्लस करेंगे। I5 में देखेंगे V2 वोल्टेज से चल रहे हैं, V2। इसके बाद जहां हम पहुंचेंगे माइनस साइन मिल रहा है E3 वोल्टेज का, E3 जो दिया गया है माइनस साइन, तो इसको प्लस साइन के साथ E3 लिखेंगे अपन इनके बीच का प्रतिरोध जो दिया गया है ये R5 को गुणा करा देंगे। इस तरह से हमारा KCL नियम अप्लाई हो जाता है। यही हमारा KCL नियम है। KCL नियम अप्लाई करने का कुछ रूल आप लोग लिख लीजिए। वैसे तो आप इससे समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन रूल के हिसाब से करेंगे तो कुछ और ही रहेगा। KCL रूल अप्लाई करने का नियम, कैसे? नंबर 1 है कि सबसे पहले नोड या जंक्शन को चेक करें। यानी कि ये जो हम माने हैं नोड नहीं दिया था, तो पहले हम चेक करेंगे कि नोड पे हमारा वोल्टेज दिया गया है कि नहीं, तो चेक कर लेंगे। इसके बाद जो है यदि नोड वोल्टेज नहीं है तो मान लेंगे, नोड वोल्टेज मानेंगे। तीसरा है जिस ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है तो उसकी दिशा में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे प्लस साइन के साथ चल रहा है तो वही चलेगा, या अन्यथा हम ये नहीं कर सकते कि इसको माइनस कर दें इसको पॉजिटिव कर दें, ये नहीं कर सकते हैं। उसकी दिशा में छेड़खानी ना करें, यानी कि ब्रांच में धारा की दिशा में छेड़खानी ना करें। चौथा हम लिखेंगे जिस ब्रांच में करंट नहीं है उसे आप मान लेंगे। जैसे मान लीजिए करंट नहीं दिया था तो I1 I2 I3 I4 I5 हमने माना है। तो अगर ब्रांच में करंट नहीं दिया है, तो मान लेंगे। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे KCL और KCL के न्यूमेरिकल को हम ऐसे ज्ञात करेंगे। इसके आगे कल न्यूमेरिकल कराया जाएगा, कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको करवा दिया जाएगा हर टाइप का, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी ना हो। और यह टारगेट है कि हम UPPCL UPRBNL को क्वालिफाई करें। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ के चल रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आपको पूछना है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, और जो उसको रिवीजन भी करते रहिए। तो इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, और जो है इसको आप लोग शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।